So, last time we discussed various principles of management, 14 principles as given by Henry Fayol. And once you have studied the principles, you have now got the idea that there is a systematic body of knowledge for management in the form of principles, various concepts. So that is why management is called a science as well as an art. Management is called as a science because there is a systematic body of knowledge behind it in the form of various principles. But at the same time, it is also referred as an art because art refers to the know-how, the ways of doing things to accomplish a desired result. So in that way, management is a skill also, because effective practice of any art requires a sharp skill. So that is why people who have been practicing management, irrespective of their formal qualifications in management, have also been found very efficient and effective in running their organizations. क्योंकि आपने देखा होगा जो बहुत सारी कंपनीज हैं, चाहे हम रिलायंस की ही बात करेंगे, निरमा की बात करेंगे या बाकी बड़ी कंपनीज की बात करेंगे, तो उनमें से जिन लोगों ने उनको स्टार्ट किया, who had started those organizations, they were not having any formal qualification in management. उस वक़्त ना उनको BBA की डिग्री थी, ना MBA था, ना और कोई मैनेजमेंट क्वालिफिकेशन थी, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को चलाया, तो उसमें उन्होंने वो सब कुछ किया जो एक पढ़ा लिखा क्वालिफाइड मैनेजर करता है. सारी चीज़ें, चाहे प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, डायरेक्टिंग हो, मोटिवेटिंग हो, कंट्रोलिंग, जो भी फंक्शंस मैनेजमेंट की होती हैं, वो उन्होंने परफॉर्म किए बिना मैनेजमेंट किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में पढ़े हुए. They did not study management in any business school, but still they were able to run their organizations very efficiently. And that is why management is also called as an art. So, because art means know-how, the way of doing things, and those people who excelled in this art, they were very efficient managers. And that is why in the B schools today, B schools means business schools, there, whatever they did to run their organizations, those things are being studied in business schools as case studies now. अब आजकल निरमा की सपोज केस स्टडी पढ़ाई जाती है बिजनेस स्कूल में. जब उसने वॉशिंग पाउडर बनाई थी, तो फिर उस मार्केटिंग कैसे की उसने. उस वक्त तो ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट भी नहीं था, लेकिन उन्होंने कैसे वो चीज़ को इनकॉर्पोरेट किया अपनी बिजनेस में. तो दिस इज़ वाई मैनेजमेंट इज़ कॉल्ड एज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस. साइंस अब इसलिए कहा जाता है क्योंकि आजकल बहुत सारी बुक्स हैं मैनेजमेंट पर, बहुत सारे वेल नोन डेफिनेशंस, प्रिंसिपल्स हैं जो पढ़ाए जाते हैं. तो काफ़ी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज डेवलप की गई है इस फील्ड में. आजकल आप देखते हैं 5 years कोर्स होता है मैनेजमेंट में, जिसे इंटीग्रेटेड MBA कहते हैं. 10+2 के बाद 5 साल बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स होता है. तो 5 साल के कोर्स में
पूरे जो सब्जेक्ट्स हैं, ये मैनेजमेंट रिलेटेड नॉलेज प्रोवाइड की जाती हैं, अलग अलग सेमेस्टर्स में अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। तो इतनी वास्ट बॉडी ऑफ नॉलेज है आजकल मैनेजमेंट में। यू गॉट इट? तो ये चीज़ें जो हैं, ये हमको these things make it what we can say, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमको मैनेजमेंट के रिलेटेड काफ़ी नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि आजकल जो पढ़ाया जाता है मैनेजमेंट में, तो वो सारा बिजनेस स्कूल्स में काफ़ी तरीके से इसको टेक्निक्स हैं अब मैनेजमेंट को पढ़ाने के। देयर आर केस स्टडी टेक्निक्स हैं, ग्रुप डिस्कशंस में वो सारी नॉलेज ट्रांसमिट की जाती है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है मैनेजमेंट में। तो फिर उसके अलावा जो मैनेजमेंट फ़िलासफ़र्स थे, जो मैनेजमेंट गुरुज कहलाते थे, जैसे पीटर ड्रकर एक था उनमें से, तो उसने ये बात कही अपने टाइम पे कि इकोनॉमी को उससे बड़ा डैमेज नहीं किया जा सकता है ज़्यादा, जितना डैमेज एक मैनेजर को लाइसेंसिंग में किया जाएगा। In other ways, what he said that managers, it should not be mandatorily for a manager to have a management qualification. तो जैसे फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर होता है, और एक डॉक्टर को प्रैक्टिस करने के लिए मेडिकल डिग्री होनी चाहिए, तभी वो एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकता है। अगर उसके पास मेडिकल डिग्री नहीं है, सपोज़ MBBS या MS पर्टिकुलर फील्ड में, तो वो उस पर्टिकुलर फील्ड में ऑपरेट नहीं कर सकता है। लेकिन पीटर ड्रकर ने कहा कि ये चीज़ मैनेजमेंट में नहीं होना चाहिए, कि आपको ये नहीं रखना चाहिए क्राइटेरिया कि उसी को मैनेजर बनाएंगे जिसके पास मैनेजमेंट की क्वालिफ़िकेशन हो। सपोज़ मैनेजर बनने के लिए ज़रूरी MBA या BBA होना चाहिए। पीटर ड्रकर ने बोला कि ये चीज़ बहुत डैमेज कर सकता है हमारी इकोनॉमी को। तो इन अदर वे ही सेड दैट इट शुड बी ओपन, क्योंकि जो बड़े सक्सेसफुल मैनेजर्स रह चुके हैं, एंटरप्रेन्योर्स, उनको कोई फॉर्मल क्वालिफ़िकेशन मैनेजमेंट में नहीं थी, चाहे वो धीरूभाई अंबानी हो, जो रिलायंस जिसने स्टार्ट की, फाउंडर ऑफ रिलायंस, तो उनके पास कोई ऐसी क्वालिफ़िकेशन नहीं थी, और उसके बावजूद उन्होंने इतनी बड़ी एंटरप्राइज, इतनी बड़ी इंडस्ट्री बनाई। तो दैट इज़ वाई पीटर ड्रकर सेड दैट नो ग्रेटर डैमेज कुड बी डन to an economy or to any society than to attempt to professionalize management by licensing managers. For instance, by limiting access to management to people with a formal academic degree. तो उसने बोला कि आप इसमें देखो, अगर किसी को एबिलिटी है मैनेजमेंट की और उसके पास फॉर्मल क्वालिफ़िकेशन भी नहीं है मैनेजमेंट में, तो उसको भी आप मौका दीजिए। मे बी उसी की वजह से ऑर्गेनाइजेशन एक्सेल हो जाए, क्योंकि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस, और आर्ट के लिए ज़रूरी नहीं है कि प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो फिर उसके बाद और डिबेट्स हो गए मैनेजमेंट पे, और उसमें ये चीज़ डिस्कस किया गया कि वेदर मैनेजर्स आर बॉर्न और मेड, कि क्या मैनेजमेंट एक ऐसा टैलेंट है जो इंसान को जन्म से ही होता है, या कि मैनेजमेंट को सिखाया जा सकता है। तो इस पर भी काफ़ी डिबेट्स हो गए, और इसमें ये चीज़ देखा गया कि मैनेजर्स कैन बी मेड
ये ज़रूरी नहीं है कि मैनेजर के लिए गॉड गिवन गिफ्ट से होने चाहिए, बाय बर्थ ही उसके पास ऐसी कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए कि वो मैनेजर बन सके। तो इन डिबेट्स में ये कंक्लूड किया गया कि मैनेजमेंट के लिए एक मैनेजर बनाया जा सकता है, उसको मैनेजमेंट टेक्निक्स, उसको मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, उसको मैनेजमेंट स्किल्स प्रोवाइड की जा सकती है। ये नहीं है कि उसको बाय बर्थ ही होना चाहिए कुछ ऐसा जिसकी वजह से वो मैनेजर बन जाए, लेकिन वो उसमें वो क्वालिटीज़ इम्बाइब की जा सकती हैं। तो ये चीज़ें भी डिस्कस की गई डिबेट्स में। तो फिर उसी के साथ साथ जो है प्रोफेशनलाइजेशन जो स्टार्ट हो गई मैनेजमेंट में, वो पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा में ज़्यादा हो गया, क्योंकि 1992 में जब लिबरलाइजेशन स्टार्ट हो गई, दैट इज़ एक ग्लोबल एग्रीमेंट हो गया ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, दैट इज़ गैट, GATT। तो उसमें ये चीज़ हो गया कि बाहर की कंपनीज़ यहाँ आ गई, यहाँ की कंपनीज़ बाहर हो गई, तो उसमें मल्टीनेशनल कल्चर डेवलप हो गया। पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड में मल्टीनेशनल कल्चर डेवलप हो गया। तो उस मल्टीनेशनल कल्चर में क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो हो गई, क्योंकि whenever any company or organization becomes multinational, तो naturally it grows because then it becomes more robust financially. So with more financial capacity, then there is a requirement for more people to be engaged with that organization. So that was actually what changed the scenario of management, because more and more people were required, and when people were recruited for multinational organizations, so definitely that time there were various barriers like language, culture, exposure, etc. So in order to fill that vacuum, in order to fill that gap, there was an utmost need to professionalize management. क्योंकि अब उस वक्त एक सपोज जिसकी फॉर्मल क्वालिफिकेशन नहीं थी मैनेजमेंट में, वो मल्टीनेशनल कंपनी में उसका फिट होना मुश्किल होता था, क्योंकि सपोज किसी के पास क्वालिफिकेशन नहीं थी तो नेचुरली उसकी कम्युनिकेशन भी नहीं होती इंग्लिश में या उस लैंग्वेज में, क्योंकि इंग्लिश ही तो ओवरऑल बोली जाती थी। तो बिजनेस स्कूल्स में इस कम्युनिकेशन स्किल पे काफ़ी फोकस था ताकि वो ग्रूम हो कम्युनिकेशन में। फिर दूसरा चीज़ है एक्सपोजर, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज में एक कॉस्मोपॉलिटन एनवायरनमेंट होता है, बिकॉज देयर आर पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशनलिटीज़, फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स, फ्रॉम डिफरेंट सोशियो कल्चरल स्टेटस। सो बिजनेस स्कूल्स में क्या किया गया, उसमें ये कल्चर के बारे में एक्सपोजर दिया गया स्टूडेंट्स को, ताकि वो जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जाए वो वहाँ पे आसानी से अडेप्ट कर सके अपने आप को, उस एनवायरनमेंट में अपने आप को फिट कर सके। तो ये एक्सपोजर भी प्रोवाइड किया गया बिजनेस स्कूल्स में, ताकि जो रिक्वायरमेंट थी मल्टीनेशनल कंपनीज में तो उसमें वो डेफिशिएंसी पूरी हो। तो इस हिसाब से प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट इंडिया में शुरू हो गई। काफ़ी सारे बिजनेस स्कूल्स इंडिया में खोले गए जिनमें फॉर्मल क्वालिफ़िकेशंस प्रोवाइड की गई मैनेजमेंट में, और ये चीज़ें काफ़ी आई थिंक इन 90s एक बूम था मैनेजमेंट का। 90s was the period, that decade was full of management boom था। उसमें काफ़ी सारे बिजनेस स्कूल्स, क्योंकि 92 में ग्लोबल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड हुआ, उसी के साथ काफ़ी फिर जो लेट 90s में काफ़ी
बिजनेस स्कूल्स स्टार्ट हुए इंडिया में और काफ़ी स्कोप थी, काफ़ी सारे लोग जा रहे थे एमबीए के लिए, तो ये क्वालिफ़िकेशन हासिल करने के लिए। तो इस तरीके से ये प्रोफेशनलाइजेशन स्टार्ट हो गई मैनेजमेंट में। तो अब हम मैनेजमेंट में मैनेजमेंट फंक्शंस की बात करेंगे। तो मैनेजमेंट में जो वाइटल फंक्शंस हैं, जो काफ़ी अहम फंक्शंस हैं और जिसमें काफ़ी रोल प्ले किया है, हिज नेम वाज ल्यूथर गुलिक। Luther Gulick was a management guru who said that there are 8 vital functions that a management has to perform in an organization. And those functions are planning, organizing, staffing, directing, then there is coordinating, then there is reporting, directing, controlling, budgeting. तो ये जो है, this is what Luther Gulick said, that there are 8 vital functions that a manager has to perform in an organization, and planning is considered to be number 1 among those functions, because when we talk about planning, इसके बारे में ये कहा गया है कि प्लानिंग जो है, अगर लैक ऑफ प्लानिंग, अगर कोई प्लानिंग ना करे ऑर्गेनाइजेशन में, तो that means planning to fail. Lack of planning means, or absence of planning means, planning to fail. What does that mean? That means कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, प्लान नहीं बना रहे हैं, तो ये मत सोचिए आप कि वो प्लान नहीं कर रहे हैं, वो भी प्लान कर रहे हैं, लेकिन वो प्लान कर रहे हैं कि हम फेल कैसे हो जाएंगे। तो इससे इम्पोर्टेंस सिग्निफाई होती है प्लानिंग की। मीन्स कि लैक ऑफ प्लानिंग, कि अगर कोई प्लानिंग नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए कि वो प्लानिंग कर रहा है नाकाम होने की। लैक ऑफ प्लानिंग मीन्स प्लानिंग टू फेल। सो दैट इज इट सिग्निफाइज दैट there is an utmost need for planning. Planning कितनी ज़रूरी है। तो planning in simple means looking ahead, और planning means to outline a future course of action. Planning में हम क्या करते हैं, हम ये आगे की ओर देखते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमको आगे किस स्टेज पे क्या करना है। So that is to outline a future course of action. That is simply what planning means. So effective planning simply provides answers to questions like what to do, how to do, what to do, क्या करना है, how to do, कैसे करना है, who is to do, किसको करना है, and when to do, कब करना है। ये है to outline a future course of action. That is simply, it is what to do, क्या करना है, how to do, कैसे करना है, who is to do, किससे करना है, and when to do, कब करना है। तो ये चीज़ जो है, ये प्लानिंग में आता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि इसको हम पहले ही इसको आउटलाइन करते हैं कि फ्यूचर में हमको क्या करना है। तो प्लान्स जो है ये लगभग मैनेजर, क्योंकि हम मैनेजर्स की लेवल्स भी हम डिस्कस करेंगे, देयर आर वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजर्स, लेकिन चाहे
किसी भी लेवल पे, चाहे मैनेजर छोटी लेवल पे हो या हाई लेवल पे हो, एक मैनेजर को प्लानिंग करनी पड़ती है। फ़र्क ये है कि जो प्लान्स टॉप मैनेजर्स करते हैं, बनाते हैं, उनकी स्कोप ज़्यादा वाइडर होती है, क्योंकि उनका जो टाइम होराइजन होता है वो ज़्यादा लॉन्ग होता है, बिकॉज दे मेक प्लान्स विच हैव अ वाइडर स्कोप and focus on the organization as a whole, and normally that covers a longer period. कि अगले 5 साल में हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, अगले 10 साल में क्या करना है, तो ऐसे बड़े प्लान्स टॉप मैनेजमेंट करती है। लेकिन जो डे टू डे प्लान, सपोज कल क्या हमको करना है, कल दिन में इस यूनिट में क्या करना है, तो ये जो है ये शॉर्ट टर्म प्लान्स जो होते हैं, ये लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वड रहते हैं डे टू डे प्लान्स में। क्योंकि जो लॉन्गर टाइम पीरियड वाले प्लान्स होते हैं, जिनकी स्कोप ज़्यादा वाइड होती है, ऐसी प्लानिंग के लिए जो एक्सपर्टीज़ चाहिए वो ज़्यादा होती हैं। तो इस वजह से वैसे जो प्लान्स हैं, वैसे प्लान्स को बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस टॉप मैनेजमेंट का ही यूज़ करते हैं, बिकॉज दे हैव मोर एक्सपर्टीज एंड एक्सपोजर। तो प्लानिंग सिंपली एक किस्म का जो ब्रिज बनता है कि वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी। हम सपोज अभी कहाँ पे है, ये इस पॉइंट पे, यहाँ हमको डेस्टिनी है, यहाँ से यहाँ तक हमको कैसे पहुँचना है, इसके लिए हम प्लान बनाते हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली व्हाट प्लानिंग मीन्स, सिंपली टू आउटलाइन अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन एंड to answer the questions like what to do, how to do, who is to do and when to do. तो उसके बाद जो हम बात करते हैं that is about organizing. तो organizing में जो organization जो होती है, definitely it is when 2 or more than 2 people work together in order to achieve a common objective within the legal ambit, it is an organization. तो उसमें organization में फिर 2 या 2 से ज़्यादा 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है। जैसे मल्टीनेशनल कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उसमें लाखों एम्प्लॉयज़ हैं। आप गूगल की बात कीजिए, देयर आर लैक्स ऑफ एम्प्लॉयज़ इन गूगल। तो ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ या छोटी ऑर्गेनाइजेशन जिसके बहुत कम मेंबर्स होते हैं, लोग उसके साथ जुड़े होते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन वो भी है, तो उसमें काम करते हैं लोग ग्रुप्स में। लेकिन उन ग्रुप्स में हर किसी मेंबर को पता होना चाहिए कि उससे क्या करना है और उसको उस काम के करने के लिए क्या रिसोर्सेज हैं। तो ये चीज़ जो है ये ऑर्गेनाइजिंग में आती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स इन एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, relationships among people working in groups. When people are working in a group, then in a group they should know what is their authority, they should know what is their responsibility, they should know what sort of relationships they are ought to have with other members working in the group. So that is actually the task of creating such a structure that facilitates the achievement of goals is organizing. उसी फंक्शन को ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। तो उसमें डिटरमिन की जाती हैं वो एक्टिविटीज़ जो रिक्वायर्ड हैं गोल्स को अचीव करने के लिए। फिर उसमें उन एक्टिविटीज़ को जो है उनकी ग्रुपिंग की जाती हैं, ताकि जो लाइक एक्टिविटीज़ हैं वो अलग डिपार्टमेंट्स में फ्रेम होती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में उसको डिवाइड किया जाता है। तो फिर उसमें हर किसी ग्रुप को असाइनमेंट्स उनकी
हिसाब से असाइन की जाती हैं, तो फिर अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज की जाती है, तो उसके बाद एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये फंक्शन जो है इसी को कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। तो मैनेजर्स इसमें भी इन्वॉल्व रहते हैं बिकॉज दे हैव टू ऑर्गेनाइज। तो ऑर्गेनाइजिंग के साथ ही एक और फंक्शन है जो इसी के साथ रिलेटेड भी है, दैट इज स्टाफिंग। क्योंकि when we talk about organizing, during organizing what happens, an organization structure emerges। तो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हमको ये पता चलता है कि हमको अब ये लोग चाहिए इन कामों को करने के लिए, because the organizing process results in the creation of a structure with various positions। तो स्टाफिंग क्या करता है? स्टाफिंग इन्वॉल्व्स मैनिंग द वेरियस पोजीशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग के थ्रू हम ये जो पोजीशंस हैं हम उनको फिल करते हैं, हम वहाँ पे लोग लाते हैं। तो इट इंक्लूड्स मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ द राइट पीपल, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग देम। क्योंकि पहले रिक्रूटमेंट करना, देखना कि किस टाइप के लोग हमको अट्रैक्ट करने हैं इन कामों के लिए, फिर उनकी सिलेक्शन करना, वो सारा इंटरव्यू, बाकी सारी चीज़ें, शॉर्ट लिस्टिंग, वो सारी प्रोसेसेस, वो सारे काम उसमें आते हैं। फिर सिलेक्शन के बाद उनको ट्रेनिंग देना, उनको फिर ट्रेनिंग के बाद उनको डेवलपमेंट, जो जब वो जॉब पे हैं तो उनको डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू पीरियडिकली उनको देना ताकि वो फिट रहे काम के लिए, जो फ्यूचर में काम अराइज होंगे उनको उसको करने के लिए भी वो तैयार रहे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, फिर उनकी कॉम्पेंसेशन फिक्स करना, क्या सैलरी उनको रखनी है जिससे वो अच्छी तरह से काम करे, मोटिवेटेड रहे। तो फिर देखना कि वो काम जो है, जिस काम के लिए वो रखे हैं, क्या वो काम बराबर सही तरीके से करते हैं, उसे कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो वो परफॉर्मेंस अप्रेजल एम्प्लॉयज़ की करना, ये सारा स्टाफिंग में आता है। तो दिस इज़ अबाउट द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ स्टाफिंग। तो फिर उसके बाद डायरेक्टिंग। क्योंकि एक बार जब प्लान्स बने होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की जाती है प्लान के हिसाब से, फिर बाज़ाब्ता स्टाफिंग उसी हिसाब से मैन पावर रिक्रूट सेलेक्ट होता है उन कामों के करने के लिए। लेकिन उसके बाद डायरेक्टिंग का रोल आता है। अब जो लोग हमारे पास हैं, जो मैनेजर्स के पास अवेलेबल हैं, तो वो एक किस्म का रिसोर्स है जिसे ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। तो मैनेजर को उस ह्यूमन रिसोर्स का अच्छी तरह से यूज़ भी करना है, या बाकी रिसोर्स जो उसके पास हैं, तो उसके लिए उसको डायरेक्टिंग, मतलब उसको अपने टीम को लीड करना है, उनको मोटिवेट करना है, उनको इन्फॉर्मेशन देनी है, क्या करना है, तो उसको डायरेक्टिंग कहते हैं। तो the managers direct the activities of their subordinates by explaining what they have to do and by helping them to perform it to the best of their ability। तो डायरेक्टिंग में उनको बाज़ाब्ता वो देते हैं डायरेक्शंस, और उनको हेल्प भी करते हैं उसको करने में, ताकि वो काम टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी कर सके। सो डायरेक्टिंग के साथ जो रिलेटेड फंक्शन है दैट इज़ कंट्रोलिंग। अब जब किसी को आपने डायरेक्ट किया कि आप ये कीजिए, और फिर आपको ये भी देखना है कि क्या वो वाकई वो काम उसी तरीके से कर रहा है जैसे उसको वो काम करना है। तो दैट इज़ एंश्योर्ड थ्रू कंट्रोलिंग। सो कंट्रोलिंग में जो प्लानिंग में मेंशन किया गया कि ये करना है, तो कंट्रोलिंग में बाज़ाब्ता मॉनिटर किया जाता है कि क्या काम वैसे ही हो रहा है
कहीं ऐसा ना हो कि काम ऐसे करना था लेकिन वो वैसे नहीं हो रहा है, कोई डिविएशन है, तो कंट्रोलिंग में वो डिविएशंस आइडेंटिफाई की जाती हैं ताकि उसको करेक्ट किया जाए। सो उसमें जो एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखा जाता है, वेदर इट इज़ इन कन्फर्मिटी विद द प्लान्ड वन, जो एक्चुअली एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहा है क्या वो उसी हिसाब से परफॉर्म कर रहा है जैसे उसको करना है, जैसे प्लान में मेंशन्ड है कि ऐसे करना है। अगर उसी तरीके से कर रहा है तो ठीक है, अगर उसमें कुछ डिविएशन है, इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ डिविएशन, देन appropriate corrective measures are taken। तो उसमें फिर corrective measures लेने हैं ताकि फिर वो सही ट्रैक पे आ जाए। क्योंकि otherwise what will happen in the absence of adequate control mechanism, unexpected changes in the environment may push the organization off the track। That is why controlling implies measuring and correcting the activities to assure that events conform to plans। तो अब कंट्रोलिंग में ये जो है पहले स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस कि कैसे करना है, क्या स्टैंडर्ड है परफॉर्मेंस का। फिर ये देखना है कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, जैसे ये एक्चुअली काम कर रहे हैं, उसे कंपेयर करना है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ, जैसे इसको परफॉर्म करना था और जैसे ये कर रहा है, इन दो को कंपेयर करना है। जब इसको कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन में डिविएशन निकलेगी। अगर ये उस हिसाब से काम नहीं कर रहा है जिस हिसाब से उसको परफॉर्म करना है, तो उसमें जो डिविएशन पाई जाती हैं तो उस डिविएशन को करेक्ट करना पड़ता है। तो दैट इज़ appropriate corrective measures are taken in order to make required corrections। So ये चीज़ जो है ये होता है इन कंट्रोलिंग। तो फिर इसी तरीके से जैसे मैंने रिपोर्टिंग फंक्शन के बारे में बताया, तो जो भी काम होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में बाज़ाब्ता रिपोर्ट्स बनते हैं। एक्चुअली फिर वो रिपोर्ट्स भी काफ़ी मदद देते हैं कंट्रोलिंग में, क्योंकि उससे पता चलता है कि किसी जगह कोई डिविएशन रही, फिर उसके कॉजेस निकाले जाते हैं और जो फिर फर्दर प्लानिंग होती है उसको उसी हिसाब से किया जाता है। फर्दर प्लान्स आर डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ दोज रिपोर्ट्स। तो आप देखते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी फिनेंशियल रिपोर्ट्स, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट्स जिसे कहते हैं, बैलेंस शीट हैं, तो वो जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं उसके बेसिस पे फिर ऑर्गेनाइजेशन फर्दर प्लानिंग करते हैं कि अब अगले बिज़नेस और फाइनेंशियल ईयर में हमको क्या करना है। तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल वो रिपोर्ट्स साबित होते हैं। तो उसी तरीके से जब हम बजटिंग की बात करते हैं, बजट भी एक किस्म का प्लान होता है, बट दैट इज़ अ फाइनेंशियल प्लान। उसमें खाली फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि हमको क्या स्पेंड करना है, किस चीज़ पे स्पेंड करना है, कैसे स्पेंड करना है, तो वो सारा आता है इन बजटिंग, राइट। सो दिस वाज अबाउट द वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो हमने आज डिस्कस किया, चाहे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग। तो इसमें चूँकि जो मेन फंक्शंस हैं, जो हेनरी फायल के हिसाब से भी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं फंक्शंस, उसमें है प्लानिंग। वो 5 फंक्शंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये ज़्यादा फंडामेंटल है हर किसी मैनेजर के लिए, जिसको इसका नो हाउ, इसकी स्किल होनी चाहिए, राइट। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट? The plan
and organizing, stopping, directing, controlling. ओके गुड। तो किसी फंक्शन में कोई आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर है? एवरीथिंग क्लियर?